गुड इवनिंग चिल्ड्रन। एम आई ऑडिबल? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, क्लियर ना? ऑल राइट। गुड इवनिंग मैम। ओके ओके, फाइन। तो चिल्ड्रन, टेल मी, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या स्टार्ट किया था? ओके, बिफोर मूविंग अहेड, आर यू गोइंग टू स्कूल चिल्ड्रन? आप स्कूल जा रहे हो? जा रहे हो फिजिकल स्कूल? ओके, आई थिंक बी केयरफुल चिल्ड्रन वाइल ट्रैवलिंग। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, जस्ट बी केयरफुल। मास्क वगैरह सब प्रॉपर, सैनिटाइजर वगैरह थोड़ा यूज़ करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, है ना? सो लेट अस नॉट टेक एनी चांस। अगर आपको कफ कोल्ड की, अच्छा, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात है मैत्रेय। इवन आई डोंट नो, हमारी स्कूल का पता नहीं, बट इट इज़ पॉसिबल दैट वो शट डाउन हो जाएगा, हमारी स्कूल भी, बिकॉज बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। सो वेर एवर यू आर ट्रैवलिंग, अभी ट्रैवल को तो अवॉइड नहीं कर सकते, इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर ये। टुमारो योर एग्जाम, कौन सा एग्जाम है अनुज? कौन सा एग्जाम है कल बच्चा? स्कूल का एग्जाम? ओके ओके, जस्ट टेक केयर वेर एवर यू आर गोइंग। इंग्लिश पेपर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाउ वॉज द साइंस पेपर, अगर आपने अटेंड किया है तो? ओके, मुझे है ना, आप व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, हमारे 10th स्टैंडर्ड के? आप, यस। सो जस्ट सेंड मी योर साइंस का पेपर पैटर्न, इफ यू हैव साइंस का मुझे इमेज भेज दो। ओके, सेंड मी योर पेपर का इमेज, साइंस पेपर का, जितने जिस जिसका हो गया है साइंस पेपर, तो मुझे उसका इमेज भेज दो, साइंस वन का। ओके, आई थिंक यू मस्ट बी हैविंग माई नंबर फ्रॉम दैट ग्रुप ऑल्सो। एंडिंग विथ, एक मिनट रुको, मुझे याद करने दो मेरा नंबर। 0299 है लास्ट में। ओके, दैट वुड बी माई नंबर। तो आप मुझे साइंस का पेपर भेज देना, पहले अपना नाम भी भेज देना कि सो एंड सो स्टूडेंट, एंड सेंड मी साइंस पेपर का इमेज। ओके, एंड चिल्ड्रन प्लीज टेक केयर वाइल ट्रैवलिंग, कहीं पे भी जा रहे हो, यूज मास्क, सैनिटाइजर, बिना मास्क के जाना ही मत। सैनिटाइजर से सबसे बेस्ट है साबुन से हाथ धोना अच्छे से, खाते पीते वक्त। ओके, अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है कोल्ड और कॉफ के, डॉक्टर के पास से जाके डॉक्टर से दवाइयाँ ले लेना इनिशियल स्टेज में ही। लाइक कोल्ड एंड कफ तो अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बट स्टिल ना, वायरस को हम लोग ये क्यों करें, प्रिवेल क्यों करें? ठीक है, टेक केयर चिल्ड्रन। ओके ग्रेट। चलो अब आते हैं हम मेटालर्जी पे। मेटालर्जी हमने स्टार्ट किया था, राइट? हमने मेटालर्जी में क्या क्या देखा था? हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखा, अग्रीड। उसके बाद हमने क्या देखा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, दोनों कवर कर लिए, राइट? यस, एक्सेलेंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर हमने पहले, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखा, उसमें हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स देखा। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, फिर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, वो देख लिया था। अभी हम देखेंगे थर्ड वाला प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज होने पे क्या होता है? अभी मैं अगर आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, तो आप ही मुझे बता दो सबसे पहले, अगर आपने कोई भी डेली लाइफ में अपनी एग्जाम्पल देखा हुआ है, लेट्स से कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे क्या होता है? बड़ा सा कॉमन एग्जाम्पल दे दो, थोड़ा याद कर लो, कहाँ पे देखा है कि कोई मेटल जो है ऑक्सीजन या फिर एयर को, एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हुआ है, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था उस मेटल का? क्या हुआ है उस मेटल के साथ, एक्सपोज हुआ है तो? क्या हुआ है उसके साथ? याद करो, डेली लाइफ का एग्जाम्पल है ये, बहुत ही बार पढ़ चुके हो आप उसको। मैत्रेय, धीरज, अनुज, यश,
याद करो। एक्सेलेंट मैत्रेय, वेरी गुड। कोरोजन, आयन, आयन याद है सबको, लोखंड। हम्म, लोहा, लोहा, लोहा जब ये ऑक्सीजन के साथ ज्यादा टाइम तक एक्सपोज रहता है और साथ में उस पे वाटर वेपर का रिएक्शन होता है, पानी बरसता है, पानी आता है, पानी की छींटे उड़ते हैं, पानी में भीग जाता है लोहा, along with oxygen it gets corroded। ओके, सो ये सबसे वेरी गुड मैत्रेय, एक्सीलेंट। सो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जब भी कोई भी मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज होता है, तो एक तो ये वाला एक्टिविटी होता है कोरोजन वाला, दूसरा अभी हम देखेंगे। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू ऑल फॉर दैट। एक मिनट, इसको क्या हो गया? ओके, तो उसके बाद अभी हम देखेंगे क्या एग्जैक्टली रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ। इज माई स्क्रीन विजिबल चिल्ड्रन? टेक्स्ट बुक दिख रही है ना? Okay, visible. In the earlier chapter, we have looked into the reaction of metals with acids. जो इसके पहले वाला चैप्टर था। We are all metals equally reactive? नहीं, सारे metals equally reactive नहीं होते हैं। When samples of aluminium, magnesium, iron or zinc are treated with dilute sulfuric acid or hydrochloric acid, सल्फेट और क्लोराइड सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स आर फॉर्म। ये तो हमने प्रीवियस चैप्टर में देख लिया था कि हमारे मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स आर फॉर्म। ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन। द रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल्स कैन बी इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमें क्या बताती है ये रिएक्शन के बारे में? दैट इज मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, aluminium is highly reactive as compared to zinc, zinc is highly reactive as compared to iron। Okay, I'll repeat, magnesium is highly reactive, aluminium का second number, third zinc और ये fourth है iron का नंबर। तो ये एक सीक्वेंस है जिसमें हमें उनकी रिएक्टिविटी पता चलती है विद रिस्पेक्ट टू एसिड्स। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिया है, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिए हैं। मैग्नीशियम जो हमने सॉलिड स्टेट में लिया है उसके साथ हमने HCl जो कि एक्वियस सोल्यूशन है, एक्वियस मतलब पानी मिला के, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, एक्वियस। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया। तो आप सभी को रिएक्शन तो पता है, मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, HCl के पास, H के पास पॉजिटिव है, क्लोरीन के पास नेगेटिव है। सो मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा और हाइड्रोजन की गैस लिबरेट होगी। दिस पार्ट इज अंडरस्टूड चिल्ड्रन? रिएक्शन कैसे हो रहा है? जब तक आपको बैलेंसिंग नहीं आता है तब तक ऐसा सीखो। ओके, जब बैलेंसिंग कराऊंगी मैं आपको तब मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग बताऊंगी कैसे होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद क्लोरीन और हाइड्रोजन बचा तो इसकी गैस बनेगी। अब इसके साथ 2 है तो H के पास 2 चला गया तो ये बैलेंस हो गया 2H 2H। यहाँ पे क्लोरीन के पास भी 2 है, ये 2 जो है इसका मतलब आउट ऑफ द ब्रैकेट ऐसा है 2H को भी लागू पड़ता है, 2Cl को भी लागू पड़ता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे Cl2 डाल दिया। ठीक है, ये डाला नहीं है, ये इनका फॉर्मूला है चिल्ड्रन, ऐसे हमने रैंडमली किसी को डाला नहीं है। ओके, ये H2 ये सारा जो है ना, पहले ये फॉर्मूला आता है, ये जो सबस्क्रिप्ट है वो आता है, फिर हम 2 यहाँ पे जो ऐड करते हैं वो एडिशनल है। ओके, ये आपको मैं बैलेंसिंग के टाइम पे बताऊंगी। ओके, यहाँ पे चिल्ड्रन एल्यूमिनियम का रिएक्शन देखो, एल्यूमिनियम ने भी HCl के साथ रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया और हाइड्रोजन की गैस लिबरेट हो गई। FeHCl दैट इज आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड बोल दो, उसके बाद H2 की गैस लिबरेट हो गई। लाइकवाइज जिंक ऑल्सो, जिंक क्लोराइड और H2 की गैस यहाँ पे लिबरेट हो गई। तो ये रिएक्शन हमने देख लिया। तो अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपका मेटल है, ये सारे आपके मेटल्स हैं, ये सारे के सारे आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टू
किसके साथ रिएक्ट करने के बाद क्या मिलता है, ये सॉल्ट्स मिलते हैं। ये जितने सारे पहले प्रोडक्ट मिले ये सब सॉल्ट्स है, और यहाँ पे सारे के सारे जो लास्ट में मिले हैं वो गैसेस है। ओके, तो ये रिएक्शन होता है। दिस इज रिएक्शन ऑफ व्हाट, ये किसका रिएक्शन है? दिस इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। So यहाँ पे again I'll repeat, when samples of aluminium, magnesium, iron and zinc are treated with dilute sulfuric acid or hydrochloric acid, sulfate or chloride salts of metals are formed. Hydrogen gas is liberated in this reaction. The reactivity of these metals can be indicated in this sequence. ठीक है, नाउ हियर, यहाँ पे हम आते हैं। अब बोलोगे यहाँ पे ऑक्सीजन का, मेटल्स विथ ऑक्सीजन का रिएक्शन बताया है, और यहाँ पे हमने एसिड के साथ वाला रिएक्शन क्यों पढ़ा है? राइट, बिकॉज अगर आप यहाँ पे एक्वियस वाला देखोगे, एक्वियस का मतलब है पानी ऐड किया है, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व है। डू यू अग्री विथ मी? ओके, तो वो कंसिडर करेंगे फिलहाल के लिए। आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज, जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए ये कंसिडर करो। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? अब आते हैं एक और रिएक्शन पे, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में रिएक्शन करने के बाद क्या होता है? नाइट्रेट सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स आर फॉर्म। नाइट्रिक एसिड जो है, हमेशा एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट होगा तो सॉल्ट्स बनेंगे मेटल्स के। ठीक है, नाउ हियर विथ नाइट्रिक एसिड सॉल्ट्स बनेंगे। किसके सॉल्ट बनेंगे? नाइट्रेट के सॉल्ट्स बनेंगे। ओके, वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज अलग अलग ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का मतलब है अलग अलग टाइप ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, आप बोल रहे हो इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड ले लो, नाइट्रस ऑक्साइड ले लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लो। दीज आर फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। कैसे बनेगा ये? वी विल सी दैट। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, कॉपर सॉलिड फॉर्म में लिया है हमने इसको, HNO3 दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स किया है। कॉपर को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स किया है, हमें मिला है कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस और वाटर वेपर। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर लिक्विड में मिला है, वाटर लिबरेट होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस लिबरेट होगी, और सॉल्ट में क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, वापस अगर हमने कॉपर यहाँ पे लिया और हमने और डाइल्यूट किया एसिड को, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड प्योर फॉर्म में था, एक्वियस मतलब थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ था इसके साथ, बट ऑब्वियस। ठीक है, यहाँ पे भी एक्वियस सोल्यूशन है लेकिन इसको हमने डाइल्यूट किया है। ओके, इसको हमने कुछ ज्यादा ही मात्रा से डाइल्यूट किया है। हमें यहाँ पे मिला है कॉपर नाइट्रेट, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस और वाटर वेपर। ओके, वेपर नहीं, वाटर इन अ लिक्विड फॉर्म, वाटर लिबरेट अलग से होगा। इज दिस पार्ट अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी चिल्ड्रन? इतना सभी को समझ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो डाउट? ओके, I'll assume everybody is clear with this. ठीक है, चलो लेट अस गो बैक, आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर, ओके, यहाँ पे क्या है? एक्वा रेजिया। व्हाट इज एक्वा रेजिया? एक्वा रेजिया इज हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। एक्वा रेजिया करके एक हाईली कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड है। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स विच कैन डिसॉल्व द नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व करने के लिए काम आता है। एक्वा रेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू 3:1 का रेशियो। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 3 पार्ट्स और नाइट्रिक एसिड इज 1 पार्ट। ठीक है, ये किसके लिए काम आता है? एक्वा रेजिया, ये आपका फ्यूमिंग लिक्विड है, गोल्ड और प्लैटिनम को मेल्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, मेल्ट करने के लिए क्या मतलब, अगर आपको कोई ज्वेलरी वगैरह बनानी है तो वो ये वाला सोल्यूशन यूज करते हैं, इसे एक्वा रेजिया बोलते हैं। ओके, आपके लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोलते होंगे, बट एक्चुअली इसको इंग्लिश में एक्वा रेजिया बोलते हैं।
इज दैट क्लियर? ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं दूसरा रिएक्शन देखने के लिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स। हमारे जो मेटल्स हैं वो अभी सॉल्ट से कैसे रिएक्ट करेंगे? अब तक हमने ऑक्सीजन देखा, अब तक हमने एसिड देखा, ठीक है। अभी ये जो मेटल्स है वो सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो देखेंगे। हमें इसके लिए क्या लगेगा? कुछ अपैरेटस लगेगा, अपैरेटस जैसे कि कॉपर वायर, नेल, आयन नेल्स जो है छोटे छोटे, बीकर, बिग टेस्ट ट्यूब। केमिकल चाहिए, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। अभी हम यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे प्रोसीजर वाइज। सो टेक अ क्लीन कॉपर वायर एंड क्लीन आयन नेल, दोनों को क्लीन कर देना है। डिप द कॉपर वायर इन फेरस सल्फेट सोल्यूशन एंड आयन नेल इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, दोनों टेस्ट ट्यूब में एक दो सोल्यूशन है। एक तो आयन सल्फेट का सोल्यूशन है, सॉरी फेरस सल्फेट, हाँ आयन सल्फेट का सोल्यूशन है। और दूसरा कौन सा सोल्यूशन है हमारे पास? दूसरा हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने आयन नील को कॉपर में डुबो दिया है और कॉपर वायर को फेरस सल्फेट में डुबो दिया है। इज दैट क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? हमने क्या किया है, हमने आयन नील को जो है, ओके, उसको हमने फेरस सल्फेट में डुबो दिया है, और हमने सॉरी आयन आयन नील को हमने कॉपर सल्फेट में डुबो दिया है और कॉपर वायर को फेरस सल्फेट में डुबो दिया है। इज दिस अंडरस्टूड चिल्ड्रन? Okay. Now keep observing continually at the fixed interval of time in which test tube a reaction has taken place. How did you recognize that reaction has taken place? What is the type of reaction? अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये आयन नेल के ऊपर रिएक्शन आपको दिखाई देगा। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉपर कोटिंग फॉर्म्ड ऑन आयन नेल, हमारे आयन नेल के ऊपर जो है कॉपर, ये जो कॉपर का सल्फेट, कॉपर का सोल्यूशन था, इसने ये कोटिंग बना ली है आयन के ऊपर। ओके, सो यू कैन सी दैट यहाँ पे सबसे पहला रिएक्शन हुआ है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर आयन नील का। ओके, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयन, तो वहां पे फटफट रिएक्शन हो गया। सो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, इससे हमें क्या पता चलता है, कौन से सीरीज में मेटल जो है रिएक्ट करते हैं। आई होप दैट पार्ट इज अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी। आप बोलोगे आयन वाला क्यों नहीं हुआ रिएक्ट? आयन इज अ लीस्ट रिएक्टिव, वो स्लो रिएक्ट करेगा, पर कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयन। ओके, इसलिए कॉपर ने जल्दी जल्दी रिएक्शन करके अपना कोटिंग आयन नील के ऊपर बना दिया। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, अब ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हमें क्या बताती है? वी हैव सीन दैट रिएक्टिविटी ऑफ ऑल मेटल्स इज नॉट सेम। ओके, अगर आप ये देखोगे ये वाला सीक्वेंस, इससे आपको पता चला है ये सारे मेटल्स का जो रिएक्टिविटी है इट इज नॉट सेम। ओके, हर एक मेटल, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव, देन कम्स आयन का नंबर। ओके, सो इसे बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। Now here, however, the reagents oxygen, water and acids are not useful to determine the relative reactivities of all the metals, as all the metals do not react with them. Not necessary कि हमारा फेरस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर है पानी के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर हमारा मैग्नीशियम एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा। हर बार ज़रूरी नहीं होता है। मेटल की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके हम ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स को रेफरेंस लेते हैं। ओके, जो जिसके साथ रिएक्ट कर गया उसको हम ऑब्जर्व करके उसकी प्रॉपर्टी स्टेट करते हैं। The displacement reaction of metals with solutions of salts of other metals serves this purpose. Okay, displacement का मतलब क्या है? This is displacement. ये रिएक्शन में आपने अगर देखा है यहाँ पे चिल्ड्रन, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन की जगह ले ली, ये डिस्प्लेसमेंट है, और क्लोरीन के साथ फ्यूज हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बना। एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन की जगह ले ली, क्लोरीन के साथ फ्यूज हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Okay, taking place of, what is displacement reaction? Replacing place of low reactive metals with high reactive metals.
लो रिएक्टिव मेटल्स की प्लेस कौन लेता है? हाईली रिएक्टिव मेटल ले लेता है. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? चिल्ड्रन, आई होप, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. नो पास तो नहीं जा रही हूँ मैं? ओके, क्लियर, ठीक है. The displacement reaction of metals with solutions of salts of other metals serves this purpose. If a metal A displaces another metal B from the solution of its salt, then it means that metal A is more reactive than the metal B. जैसे हमने ऊपर देखा ना, मैग्नीशियम जो था पहले अकेला था, ओके, फिर उसके बाद HCl ऐड हो गया. ओके, प्लीज डू नॉट गो विद दिस नंबर, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे दी हूँ. तो ये जो मेटल ए है और ये मेटल बी है, तो ए ने बी की जगह ले ली और इसने क्या किया, बिकॉज ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, तो ए ने जो है बी की जगह लेके यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया. ओके, और ये हाइड्रोजन की गैस को लिबरेट कर दिया. ओके, गॉट इट चिल्ड्रन? तो इस तरह से ये रिएक्शन होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है. नाउ हियर वी विल सी metal A plus salt solution of metal B will give us salt solution of metal A plus metal B. ओके, पहले मेटल ए था और सॉल्ट सोल्यूशन किसका था? बी का था. अभी क्या बना? सॉल्ट सोल्यूशन जो है मेटल ए का बना और बी जो है वो लिबरेट हो गया. जो अभी हमने ऊपर देखा एग्जाम्पल, बस वही है. ए बी, मेटल ए प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी will give you salt solution of metal A plus B का gas will be liberated. I hope children I'm making it understandable, है ना? ठीक है. You want me to tell us? You want me to speak in Marathi or Hindi is okay with everybody? आपको चाहिए मैं मराठी में बोलूँ या हिंदी ठीक है? हिंदी इज ओके ना? अगर आपको मराठी में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बता देना. चलो ठीक है. कमिंग हियर, अभी यहाँ पे हम एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे इस चार्ट में. यहाँ पे प्रीवियस एक्टिविटी 8.4 का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नोटिस करेंगे. कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है? कॉपर रिएक्टिव है या आयरन रिएक्टिव है? ठीक है, ये जो ऊपर हमने एक्टिविटी की है ना चिल्ड्रन, या ये वाली, इसका ऑब्जर्वेशन अभी हम नीचे चार्ट में करेंगे. शैल वी गो अहेड? Shall we go ahead? Yes. Okay. In previous activity, iron has displaced copper from copper sulfate. It means that metallic iron is more reactive than metallic copper. Okay. यहाँ पे क्या हुआ था? आयन की जगह जो है, सॉरी, आयन ने कॉपर की जगह ले ली थी. इट मीन्स दैट मेटेलिक आयन इज मोर रिएक्टिव देन मेटेलिक कॉपर. कौन से सोल्यूशन में? ये वाले सोल्यूशन. मैंने शायद उल्टा बोला था थोड़ी देर पहले. जो कॉपर का कोटिंग फॉर्म हुआ था ये वाला इसमें. ओके, तो आयन के ऊपर कॉपर का कोटिंग बना, इसका मतलब आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. यहाँ पे रिएक्शन फास्ट हो गया. ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया मैंने. यहाँ पे हम देखेंगे साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ रिएक्टिविटी सीरीज. इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं. बाय डूइंग मेनी एक्सपेरिमेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट reaction. The arrangement of metal in the increasing or decreasing order of reactivity is called as reactivity series of metals. इसमें दोनों भी ऑर्डर आती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आती है और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी आती है. Metals are divided into following groups according to the reactivity. Highly reactive, moderately reactive and less reactive. ये तीन कैटेगरी में रिएक्टिव सीरीज को डिवाइड किया है. हाईली, मॉडरेटली एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स. ओके, हाईली रिएक्टिव मेटल्स अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम, दे विल रिएक्ट विद वाटर. ओके, यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, दे रिएक्ट मोर विद एसिड्स. कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, दे रिएक्ट मोर विद ऑक्सीजन. ओके, और गोल्ड जो है यहाँ पे रिएक्टिविटी इसकी लोअर भी है और हायर भी है. ओके, इसका मतलब क्या है? ये थ्रू आउट रिएक्ट करता है. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स. अभी तक हमने एसिड, सॉल्ट, वाटर सब देख लिया. अगर हमने मेटल्स को नॉन मेटल के साथ फ्यूज किया तो इनका रिएक्शन क्या होगा वो अभी हम देखेंगे यहाँ पे.
noble gases like helium, neon, argon do not take part in chemical reaction. Okay, ये जो noble gases है like helium, neon, argon, ये जो है chemical reaction में participate नहीं करते हैं. Okay, is that clear children? ठीक है. Why they do not react? क्योंकि उनका बाहर का जो ये रहता है, बाहर का ऑर्बिट वो स्टेबल रहता है, तो ये पार्टिसिपेट करके अपने एटम्स या अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करते हैं. ओके, ये सिर्फ रेफरेंस एलिमेंट्स के लिए यूज होते हैं. रेफरेंस एलिमेंट्स मतलब उनको देख के सब खुश हो जाते हैं, हाँ ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. So they do not take part in chemical reactions. So far, we have seen from the reactions of metals that cations are formed by oxidation of metals. Okay, ये अभी हमको पता है oxidation होने पे cations आते हैं. Children, I hope everybody knows what are cations. Last time मैंने आपको चार्ट बनाया था. हाँ, great. Okay. So oxidation, metal का oxidation होने पे cations बनते हैं. If we look into electronic configuration of some metals and non-metals, it will be seen that driving force behind a reaction is to attend electronic configuration of nearest noble gas. मैं आपको इसके लिए P टेबल पे लेके चलती हूँ. ठीक है, हम P टेबल देखेंगे इसके लिए, तो ये स्टेटमेंट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. हाँ, अगर आप इनके कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, फॉर एग्जांपल हम पोटेशियम से आगे जाते हैं. पोटेशियम, कैल्शियम, अगर आप यहाँ पे लास्ट वाली ऑर्बिट देखना, यहाँ की जो लास्ट ऑर्बिट है वो देखना. कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरिस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सीलियम, bromine and krypton. Can you see last orbit? Last orbit में क्या डिफरेंस हुआ? जैसे हम लोग मेटल से नॉन मेटल की स्टेट में गए, लास्ट ऑर्बिट में क्या आपको दिखाई दिया चिल्ड्रन? क्या ऑब्जर्व किया लास्ट वाली ऑर्बिट में? यस चिल्ड्रन, किया कि नहीं किया कुछ ऑब्जर्व? किया कि नहीं किया? क्या ऑब्जर्व किया? आई विल रिपीट अगेन. यहाँ पे अगर आप देख रहे हो स्टार्टिंग फ्रॉम पोटेशियम, सिर्फ लास्ट वाला नंबर ध्यान में रखना, ये लास्ट वाली जो ऑर्बिट है वो ध्यान में रखना. पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टन. क्या ऑब्जर्व किया चिल्ड्रन? आई वॉन्ट आंसर, ऐसे मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ. एग्जैक्टली, वेरी गुड मैत्रेय. देर इज इंक्रीज, वहां पे इंक्रीज हो रहा है. अगर आप पोटेशियम से लेके ब्रोमीन तक आओगे तो उसकी लास्ट ऑर्बिट में एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है. एक एक नंबर इंक्रीज क्यों हो रहा है? ताकि वो जाके जब मेटल से नॉन मेटल में जा रहे हैं सारे एलिमेंट्स, तो लास्ट वाला जो नोबल गैस है वहां पे क्रिप्टन का कितना है लास्ट ऑर्बिट में? 8 नंबर है. तो वो नियरेस्ट नोबल गैस, अभी इस रो में नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी? क्रिप्टन होगी. तो क्रिप्टन के कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच हो पाए. ओके, तो ये स्टेटमेंट जो आपकी टेक्स्ट बुक में है इसका मतलब ये है. ओके, if we look into the electronic configuration of some metals and non-metals, it will be seen that driving force between a reaction is to attend electronic configuration of the nearest noble gas to complete octet. Okay, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करने के इसमें
वो नियरेस्ट नोबल गैस के साथ अपना लास्ट वाला ऑर्बिट मैच करने की कोशिश करते हैं, दैट इज बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ओके तो ये इंक्रीज होते जाते हैं। मेटल्स डू दिस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स वाइल नॉन मेटल्स डू दिस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। कैसे होगा? यहाँ ब्रोमीन में आके ब्रोमीन का लास्ट ऑर्बिट फिर भी इनकम्प्लीट है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करेगा या एक इलेक्ट्रॉन बोरो करना पसंद करेगा चिल्ड्रन? अकॉर्डिंग टू यू ये ब्रोमीन जो है अपनी 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा या एक इलेक्ट्रॉन लेगा? वेरी गुड मैत्रेय, ये क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? उससे अच्छा वो एक इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा। किससे बोरो करेगा? ब्रोमीन कम्स अंडर नॉन मेटल्स, तो ये आइदर पोटेशियम से बोरो करेगा एक, ओके, या फिर ये बोरो करेगा टाइटेनियम, या नहीं इससे बोरो करेगा, क्रोमियम से बोरो करेगा। तो ब्रोमीन जो है क्रोमियम से बोरो करेगा या पोटेशियम से बोरो करेगा जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम क्या करेगा? पोटेशियम अपना एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो शेयर करेगा या दे देगा। सो दोनों के ऑर्बिट, यस वेरी गुड, सो दोनों के लास्ट के ऑर्बिट बैलेंस हो जाएंगे। एंड कैन वी से कि उनके दोनों के ऑर्बिट बैलेंस होने के बाद वो नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे? यस, बस यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, ओके अभी हम आते हैं वापस टेक्स्ट बुक पे। चिल्ड्रन ये वाला पार्ट समझा ना, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स वाला? द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द नोबल गैसेस बीइंग कंप्लीट दे आर केमिकली इनर्ट। इसका मतलब क्या है? अगर नोबल गैस को किसी रिएक्शन में उठा के डाल दिया तो वो रिएक्शन का हिस्सा बनेंगे लेकिन अपनी शेल में से कुछ भी डोनेट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, वो चाहकर भी डोनेट नहीं कर पाएंगे। दे आर केमिकली इनर्ट। ओके, इनर्ट का मतलब क्या है? केमिकली नॉन रिस्पॉन्सिव। We have seen that in last standard the ionic compound sodium chloride is formed as sodium metals gives away one electron while non-metal chlorine takes up one electron. Okay, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सोडियम इज मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, ये आपका सोडियम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट की शेल में। इसी रो में आगे क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, क्लोरीन की ऑर्बिट स्टेबल हो जाएगी, सोडियम की भी ऑर्बिट स्टेबल हो जाएगी। ओके, सो ये बनेगा आयोनिक कंपाउंड NaCl। ओके, सिमिलरली मैग्नीशियम, पोटेशियम ये भी अपने क्लोरीन के साथ आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? Everybody understood chemical properties of metals? ठीक है, रिएक्टिविटी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लियर है ना? ठीक है, अभी हम आते हैं मेटल का, हमारा अकाउंट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पे। ठीक है, हमने क्या क्या देखे अभी तक? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अभी हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आर यू रेडी चिल्ड्रन? ठीक है। Non-metals are collection of elements having less similarity in physical and chemical properties. Non-metals are also called electronegative elements. Okay? जैसे कि मैंने आपको बताया नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कहा गया है? क्योंकि नॉन मेटल जो है मेटल से अपने इलेक्ट्रॉन्स बोरो करते हैं, इसलिए उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा गया है। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? ठीक है, सॉरी टेक्स्ट बुक कहाँ गई? As they form negatively charged ions by accepting electrons. Some examples of chemical reactions of non-metals are given below. Okay, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो आपको बाय हार्ट अभी तक हो जानी चाहिए। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, कार्बन को ले लो, नॉन मेटल, दिस विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, एसिडिक। फिर कार्बन को ले लो, इट विल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि पार्शियल कंबशन होता है। यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है। ओके,
तो ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस है। यहाँ पे सल्फर है, ओके। सल्फर इज ऑल्सो नॉन मेटल, इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कंप्लीट कंबशन। यहाँ पे कंप्लीट कंबशन, पार्शियल कंबशन, यहाँ पे नॉर्मल कंबशन हो रहा है, कंप्लीट इनकम्प्लीट नहीं पता। ये बना सल्फर डाइऑक्साइड की गैस, विच इज अगेन एसिडिक, okay. So in some cases neutral oxides are also formed. Is this clear? Reaction of non-metals with oxygen, everybody? ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर, पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एक्सेप्ट द हैलोजेंस, ओके। हैलोजन कहाँ से आया? यहाँ पे देखो, कैन यू सी हियर हैलोजन? ये वाला ग्रुप पानी के साथ रिएक्ट करता है, ओके। इसको छोड़ के बाकी के सारे जो नॉन मेटल्स है वो रिएक्टिव नहीं होते हैं। कैन यू सी हियर रिएक्टिव नॉन मेटल्स? नोबल गैसेस, ये नोबल गैसेस को छोड़ दो, नॉन मेटल्स। कैन यू सी ओनली दिस हैलोजन, ये जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। गेटिंग इट चिल्ड्रन? यस, गुड। हाँ, सो यहाँ पे कहाँ गया? Generally, nonmetals do not react with water except the halogens. For example, chlorine on dissolving in water gives the following reaction. क्लोरीन को पानी के अंदर डालने के बाद बनता है HOCl, ओके, प्लस HCl, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। कहीं सुना है कॉस्टिक सोडा? सॉल्ट बन जाता है कॉस्टिक सोडा। क्लोरीन को पानी में कहाँ पे डालते हैं? कैन एनीबडी टेल मी? क्लोरीन कहाँ पे यूज होता है पानी में? कहाँ पे यूज होता है? एनी रियल लाइफ एग्जाम्पल यू कैन गिव मी? आई एम वेटिंग। क्लोरीन पानी पे कहाँ में क्लोरीन पानी में कहाँ पे यूज होता है? कम ऑन फास्ट। देयर आर 4 स्टूडेंट्स, एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अभिज्ञा, स्विमिंग पूल में नहीं डालते क्लोरीन, पानी की टंकियों में क्लोरीन डालते हैं। डालते कि नहीं डालते? वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए लार्ज स्केल पे, यस, दैट देयर वहां पे क्लोरीन यूज होता है, ओके। तो ये रिएक्शन होता है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स विथ नॉन मेटल्स। आपके जो डाइल्यूट एसिड्स है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करने पे क्या करते हैं? जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। हैलोजेंस आर एक्सेप्शन टू दिस। हैलोजेंस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोब्रोमिक एसिड बाय फॉलोइंग रिएक्शन। क्लोरीन को डाइल्यूट हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ हाइड्रोजन और ब्रोमीन के एसिड के साथ मिक्स करने पे बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ब्रोमीन की एक्वियस सोल्यूशन बन जाती है, ओके। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन कैसे रिएक्ट करते हैं? अंडर सर्टेन कंडीशन सच एज प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट। कोई बता सकता है व्हाट इज कैटलिस्ट? व्हाट इज कैटलिस्ट? Anybody, what is catalyst? Catalyst वो होता है, yes, anyone? It's okay if it is wrong. कैटलिस्ट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन को पुश करता है, ओके। यहाँ पे सल्फर प्लस हाइड्रोजन
यहाँ पे कैटलिस्ट जो यूज हुआ है वो केमिकल रिएक्शन को बूस्ट करेगा और बूस्ट करके इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, ओके, लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ओके। वो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, उनकी स्पीड बढ़ाएगा, उनका जो भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो बढ़ाएगा, लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा और खुद केमिकली अपनी या फिजिकली अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करवाएगा, ठीक है। उसके प्रेजेंस में रिएक्शन ये जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। सो यहाँ पे सल्फर प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट NH3 क्या बोलते हैं? What is this NH3? How can I forget? ये है oh god, ammonia, sorry, I'm so sorry, ammonia, okay। So this is ammonium, N2 plus H2 will become your ammonia, is that clear? ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। इन दिस रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड, a transformation of hydrogen bromide into bromine takes place, ओके। यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? HBr जो है इसमें ब्रोमीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैन दिस ट्रांसफॉर्मेशन बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन? विच इज ऑक्सीडेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन? इसमें हम इसको ऑक्सीडेशन के बुलाएंगे तो इसमें से कौन सा ऑक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ओके। इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जिसमें क्या होता है। शैल वी गो अहेड? आयोनिक कंपाउंड्स, उसके बाद हम धीरे धीरे मेटालर्जी प्रॉपर वाला देखेंगे। जब तक ये रिएक्शन पता नहीं होगा तब तक आपका ओर में से एक्सट्रैक्शन कैसे पता चलेगा, है ना, ठीक है। चलो, व्हाट इज द टाइम? ठीक है, वी स्टिल हैव टाइम। हम लोग क्या करते हैं, आयोनिक कंपाउंड का ये पूरा देख लेते हैं मीनिंग और फिर स्टॉप करते हैं। इज दैट ओके? Is that okay with everybody? We'll see ionic compounds क्या होते हैं, then we'll stop here. Yes? Okay. The compounds formed from two units, namely cation and anion, are called as ionic compounds. Okay? जिसमें children दो यूनिट होते हैं, टू यूनिट्स। एक होता है cation और दूसरा होता है anion। इन दोनों को जोड़ के बनते हैं, they are called as ionic compounds. कोई मुझे एग्जाम्पल दे सकता है? अभी तक हमने बहुत सारे रिएक्शन देखे हैं, कोई मुझे एग्जाम्पल दे सकता है आयोनिक कंपाउंड का? दोनों यूनिट को ज्वाइन करके बनते हैं। कैन एनीबडी गिव मी एग्जाम्पल? आयोनिक कंपाउंड का बहुत इजी है, हमने जस्ट पढ़ा, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। Come on children, come on fast. केमिकल कंपाउंड नाम बताइए, केमिकल कंपाउंड का कोई भी एक रिएक्शन का नाम दीजिए मुझे, आई वांट नेम। सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, हर रिएक्शन में वही आता है पहले। Very good, Dheeraj. Excellent. I was expecting this. सोडियम क्लोराइड हर जगह पे कॉमन होता है। कैटायन एंड एनायन, सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम इज कैटायन, क्लोरीन इज एनायन। The cation and anion being oppositely charged, दोनों का opposite charge है, there is an electrostatic force, एक दूसरे के बीच में force हो जाता है, ठीक है, of attraction between them. You know that this force of attraction between cation and anion is called as ionic bond. इसलिए हम इसको क्या bond बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ionic bond. Okay?
The number of cations and anions in the compound and magnitude of electric charge on them is such that positive and negative charges balance each other. इसके लिए इसका जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक अपना क्लोरीन को डोनेट कर देता है, 7 + 1 = 8 हो जाते हैं. ओके, क्योंकि ये डोनेट करता है, दोनों के बीच में एक फोर्स बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है. ठीक है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए दोनों पे कोई चार्ज नहीं होता है सोडियम क्लोराइड पे. ओके, वेरी गुड धीरज. सो आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. क्यों क्रिस्टलाइन? क्योंकि ये दोनों रिएक्ट होने के बाद सॉल्ट बन जाते हैं. ओके, तो क्रिस्टल फॉर्म में बन जाते हैं. दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. The surface of all the particles of crystalline substance have a definite shape and they are smooth and shiny. एक बार क्रिस्टल बनने के बाद उनका शेप भी आ जाता है. ओके, और वो स्मूथ भी होते हैं और शाइन भी होते हैं. The regular arrangement of ion in the solidic ionic compound is responsible for their crystalline nature. इनका जो क्रिस्टल का अरेंजमेंट है इनके कंपाउंड में, इसकी वजह से उसका नेचर डिपेंड होता है. ठीक है. इसके बाद वेर एम आई, हाँ, ओके. So it is because of the crystalline nature. The arrangement of ions is different in different ionic compounds and therefore the shapes of the crystals are different. NaCl का शेप डिफरेंट होगा, कोई और सॉल्ट का शेप डिफरेंट होगा. ठीक है. The main factor that determines the general arrangement of ions in a crystal is attractive force between oppositely charged ions and repulsive force between similarly charged ions. Okay, attractive force और repulsive force, force of attraction, और जो ionic compound एक दूसरे के साथ bond नहीं बनाना चाहते हैं, repulsive force. ठीक है. Because of this, general crystalline structure has negative ions arranged around a positive ion and positive ions arranged around the negative ion. ओके, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो अपना नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक्सचेंज करते रहते हैं. Two of the important factors responsible for a certain crystal structure are as follows: size of positively and negatively charged ions, magnitude of electrical charge ions. ओके, एक तो साइज दोनों का, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस का. दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज आयंस, मतलब कौन से डायरेक्शन में ये लोग भाग रहे हैं. ठीक है, कितने वेटेज के साथ कौन से डायरेक्शन में भाग रहे हैं. ऑलराइट, फाइन, 1 मिनट. यहाँ पे now the electrostatic attraction in the neighboring ions with opposite charges is very strong. That is why the melting point of ionic compounds are high. Okay, अगर आप NaCl को ले लो, उसको मेल्ट करने की कोशिश करो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, क्योंकि दोनों का अपोजिट चार्जेस बहुत स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड बनाता है. ऑल्सो आयोनिक कंपाउंड आर हार्ड एंड दे आर ब्रिटल. ओके, एक तो वो हार्ड भी रहेंगे और ये ब्रिटल भी रहेंगे. तो यहाँ पे हमारे प्रॉपर्टीज भी देख लिए एंड व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक कंपाउंड ये भी देख लिया. ओके, शैल वी स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है स्टॉप करने से पहले? टेल मी राइट अवे. चलो एक क्विक रिविजन करते हैं. जस्ट लेट अस बिफोर स्टॉपिंग टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक कंपाउंड. एक ऑप्शन बता दो मुझे. आई विल स्टॉप प्रेजेंटिंग. Where are other children? दो ही है, धीरज और यश. मैंने अभी तक स्टॉप भी नहीं किया क्लास. धीरज, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक कंपाउंड. यश, इन द मीन टाइम आप मुझे ये बता दो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. कोई भी एक स्टेटमेंट बता दो दोनों जन. वी कैन स्टॉप हियर. यश, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, और धीरज यू विल टेल मी अबाउट आयोनिक कंपाउंड. एक प्रॉपर्टी बता दो, विल स्टॉप हियर.
रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। ओके, एक रिएक्शन बता दो मुझे ऑक्सीजन वाला, यश। वेरी गुड, दे आर हार्ड और ब्रिटल, धीरज, वेरी गुड। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन बता दो मुझे। क्विक क्विक यश, वर्ड में बता दो। आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वर्ड में बता दो। ओके, ओके, फाइन। चलो, टेक केयर बोथ ऑफ यू, सी यू अगेन, बाय। धीरज मुझे फोटो भेज देना पेपर का, साइंस का। बाय। Okay, whenever it is done, no, that time you send me. Whenever it is done, that time you send me.